इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर जी। यूजीसी के जो नियमावली आई हैं उसको लेकर बहुत विवाद देश भर में हो रहा है, उसके विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसको लेकर क्या आपका राय है कि यूजीसी ने जो ये नियमावली जारी की हैं, क्या इसको लेकर कहेंगे? देखिए, पहली बात तो यूजीसी की जो नई नियमावली है, लोगों को समझना चाहिए कि वो किसी एक आदमी ने घर में बैठ के नहीं बनाई है। वो उसके बनने के पीछे कुछ कारण है, विस्तृत कारण है। 118% की वृद्धि हुई है उस तरह के क्राइम में हायर एजुकेशन सेंटरों में। इसलिए जो है सब चीज़ों को ध्यान में रखते। और फिर रोहित वेमुला और पायल तडवी का जो इशू था, जो संस्थानिक हत्या हुई थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है सरकार से ये निर्देश देते हुए कहा था कि इस पर सख्त कानून बनना चाहिए। तो कुछ गाइडलाइन बनी है, वो गाइडलाइन ही है मात्र, कोई ऐसा नहीं कि किसी को पनिशमेंट किया जा रहा है। और उस पर कोई, मैंने पढ़ी है, उसमें कोई कहीं ऐसा जो नहीं है जिस पर विरोध होना चाहिए, और विरोध कहीं है भी नहीं। कुछ राजनीतिक संगठनों के अलावा कौन विरोध कर रहा है, कहाँ विरोध कर रहे हैं? यूजीसी पर प्रोटेस्ट हुआ है, जनरल कैटेगरी के कुछ स्टूडेंट्स, और इस्तीफा भी हुआ है। एक जो है अलंकार जो जज थे उनका, सिटी मजिस्ट्रेट का, तो उसको लेकर इस्तीफे का दौर भी चल रहा है। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो इक्विटी कमेटी होगी उसमें जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सवर्णों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इसको लेकर अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो क्या हो जाएगा? आपको क्या लगता है क्या होगा? उनका मतलब क्या है, उनका पक्ष क्या है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? उनके साथ भेदभाव हो सकता है, उनको ऐसा लगता है, या उनकी सुनवाई नहीं होगी? क्या उनको ऐसा लगता है? क्या उनके मन में शंका है? मैं चाहता हूँ इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। पहली बात, जिन इस्तीफों की बात आप कर रहे हो, वो इस्तीफे जो हैं वो राजनीतिक इस्तीफे हैं। किस तरह के इस्तीफे दिए गए और किस तरह के स्टेटमेंट दिए गए, ठीक है, वो सब समझ आ रहा है। कोई कह रहा है कि आप बताइए कि मैं मुख्यमंत्री जी का हमने नमक खाया। अब बताइए, तनख्वाह जो है जनता के टैक्स के पैसे से मिल रही है। जो व्यक्ति कुर्सी पे ऑन चेयर बैठ के ये कह रहा है कि हमने मुख्यमंत्री का नमक खाया है, तो आप ये समझिए क्या वो जनता के प्रति उत्तरदायी हो सकता है? ये कितना बड़ा जो है रॉन्ग स्टेटमेंट है एक जो है सरकारी कर्मचारी का। भाई सरकार बदल जाएगी, फिर क्या कहोगे? अगले मुख्यमंत्री ने नमक खाया जनता के पैसे से जो है, या क्या आप मुख्यमंत्री के लिए काम कर रहे थे? इसका मतलब जो है ईमानदारी से आप संस्थाओं के में बैठकर काम नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल उन्होंने खड़े कर दिया इस तरह के इस्तीफों ने। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब तक जो कमेटियां बनी उनमें SC ST OBC का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा है। पहली बात, इसको आप अगर विस्तृत रूप से देखोगे तो इसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रखा है, दिव्यांगजनों का। तो क्या दिव्यांगजनों से महिलाओं से आपत्ति है क्या कि मनुस्मृति कानून चल रहा है कि इसमें महिलाओं का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा? तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन उसमें है, उसमें जो है दिव्यांगजनों का है, SC ST का है, OBC का है। उसमें जो है 3 जो हैं सीनियर जो हैं वो प्रोफेसर उसमें रहेंगे। उसके जो हेड होंगे वो वाइस चांसलर होंगे। और वाइस चांसलर की स्थिति ये है कि 45 में से 38 तो स्वर्ण जाति के हैं, 1 SC का है, 1 OBC का है, 5 जो हैं, एक ST का है, 5 OBC के हैं। अगर इस तरह माना जाए तो क्या मैं ये मान लूं कि जिन यूनिवर्सिटियों के चांसलर जो हैं वो स्वर्ण जाति के, तो क्या हमारे SC ST के साथ भेदभाव हो रहा है? अगर आप ये कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं, तो जहां हेड जो हैं स्वर्ण जाति के, तो वहां SC ST OBC के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। उनको भी इस बात को उठाना चाहिए। किस तरह की बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन? और फिर वो जो हेड ऑलरेडी स्वर्ण जाति के हैं और वहां जो प्रोफेसर हैं, 80% का बैकलॉग है। आप देखो 2025 में सरकार ने बताया 80% का बैकलॉग है OBC का, 80% का, ST का 83% का बैकलॉग है, 64% का SC का बैकलॉग है। जहां हमारे प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर है ही नहीं, वहां जो सीनियर बनाए जाएंगे, जो स्पेशल इन्वाइटी होंगे, वो जो है उनको बनाने की जिम्मेदारी समता समिति की वो हेड के ऊपर है। तो कैसे जो उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा? और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये माना जा रहा है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो उनका भेदभाव हो सकता है, उनकी सुनवाई नहीं होती। तो जितने इंटरव्यू होते हैं 4th क्लास से लेकर क्लास 1 तक, यानी कि सिविल सर्विस में जितने इंटरव्यू होते हैं, वहां क्या SC ST OBC के लोग होते हैं इंटरव्यू में, लेने वाले इंटरव्यू? तो क्या उनके साथ भी भेदभाव होता है? क्या वो पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा कर रहे हैं? वो जब तर्क पे आएंगे तो जवाब नहीं दे पाएंगे। कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जिसमें SC ST OBC के लोग बैठे हुए? IAS का इंटरव्यू होता है, हमारे लोग शिकायत करते हैं कि हमें जो है 100 नंबर मिलते हैं, और ऊंची जातियों के जो स्वर्ण जातियां, ऊंची नहीं स्वर्ण जातियां, उनको जो है 180 नंबर मिलते हैं, 200 नंबर, 190 नंबर मिलते हैं। तो क्या इसका जवाब ये है कि वो ऊंची स्वर्ण जातियों के जो मेंबर्स बैठ के वहां उसमें इंटरव्यू में वो भेदभाव कर रहे हैं SC ST OBC के साथ? क्या इसका जवाब दे पाएंगे वो लोग? और ये कितने साल से चल रहा है? क्या
रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज SC ST OBC के साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं? इसका जवाब दे पाएंगे वो लोग? एक अभी गाइडलाइन बनी है, कोई केस नहीं आया है, कौन सा ऐसा कानून है जिसका मिसयूज नहीं होता? आप मुझे बता दो। दहेज उत्पीड़न जो है 498 जो ए पे क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि टेररिस्ट एक्ट है ये, और फिर जब गुजरात हाईकोर्ट लेके आई कि ठीक है, गुजरात सरकार लेके आई कि भाई इसको जो है मिसयूज का खतरा है, आप ये कह रहे हैं? गिरफ्तारी खत्म कर देते हैं, इसमें इसको मैत्रियो कर देते हैं, तो हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। 302 के मुकदमों में क्या कई बार जो झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं क्या? तो सारे मुकदमों में आप चाहते हैं कि जिन्होंने FIR करें उन पर सजा हो? तो CBI का कन्वेंशन रेट 74% है, यानी कि 25% मुकदमे जो बाद में जो है कन्वेंशन में जो है वो बरी हो जाते हैं। तो क्या आप CBI के अधिकार पे मुकदमा करोगे? आप जानबूझ के, मैं आपको बताता हूं, SC ST के साथ OBC को जोड़ दिया गया है। असल लड़ाई मंडल कमीशन से जो चली आ रही है वो आज भी वही लड़ाई है। मंडल कमीशन पे भी इसी तरह का जो विरोध हुआ था, और तब भी SC ST के लोग जो है मंडल कमीशन की सिफारिशों के साथ खड़े रहे थे। और कितने दिनों बाद हुई थी? काका कालेकर आयोग से लेके, यानी कि 52 से लेके और 90 तक वो चला। इतने साल के उसमें वो दबी हुई रिपोर्ट जो है VP सिंह जी के नेतृत्व में रखी गई और उस पर जो है मंडल कमीशन बना। तो मैं पूछना चाहता हूँ, मंडल कमीशन किसके खिलाफ था? जो आंदोलन हो रहा था, आत्मदाह हो रही थी। मंडल कमीशन तो पिछड़े वर्ग को तरक्की शक्ति देने के लिए था, उनको जो है सशक्त करने के लिए था। वो कौन सी बिरादरी के खिलाफ था जो आपने इतने बड़े आंदोलन किए थे? हमेशा जब पिछड़े वर्ग के हितों की बात आती है, और हम पिछड़े वर्ग के साथ खड़े हैं, हम कह रहे हैं चैलेंज करके आपको, हम पाल प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, साक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, विश्वकर्मा, सैन, जाट, यादव, गुजर, तमाम जो लोधी बैकवर्ड के लोग हैं हम उनके साथ खड़े हैं। हम कह रहे हैं गारंटी देके, जो मुसलमानों में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। उनके अधिकारों की बात आएगी तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, जिसको बुरा लगता हो लगे, हमें क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं है उसमें ऐसा। बस 2012 में भी यही गाइडलाइन थी, लेकिन SC ST ने OBC को जोड़ दिया, अच्छा किया। उनको भी एहसास करा दिया उनके साथ छुआछूत होता नहीं है क्या? आप बताओ, OBC का कोई प्रधान होता है तो सामंतवादी किस तरह का व्यवहार करते हैं उसके साथ? ठीक है। SC ST का जो प्रधान होता है, क्या आज भी बारात नहीं रोकी जाती? क्या आप नहीं मानते छुआछूत होता है? क्या आज भी पिछड़ों की चोटियां नहीं काटी गई उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में? क्या उनको पैर धुलवा के पेशाब नहीं पिलवाया गया? क्या नहीं हुआ? कुशवाहा के साथ, बघेल के साथ क्या नहीं हुआ? यादव के साथ क्या नहीं हुआ? लोधी के साथ क्या नहीं हुआ? दामोदर यादव के साथ क्या नहीं हुआ? किस तरह की भाषा का प्रयोग किया उसके खिलाफ? और आप मानते भेदभाव नहीं हो रहा है? ये पूरा कानून पहला प्रयास है, और पहले प्रयास से डर गए होना ये चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों में ये भाव पैदा करें कि वो किसी के मन को ठेस ना पहुंचाए, किसी के साथ भेदभाव ना करें। ये वो देश नहीं है मनुस्मृति वाला, ये संविधान वाला देश है। यहाँ अगर आप भेदभाव करोगे, कोई अपराध करोगे, तो फिर तो कार्रवाई होगी ही होगी। आप ऐसा करते क्यों हैं? अपने अंदर बदलाव करो ना। बचपन से जो प्रेम इंस्टीट्यूशन है उन्हीं में पढ़ाया जाना चाहिए। उनको इस पे चर्चा होनी चाहिए कि कौन से शब्द यूज नहीं करने किसी के उसको। और अब मैं आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। एक IPS थे पूरण कुमार जी, हरियाणा में ADGP लेवल के अधिकारी, और उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड नोट पे लिखा कि मेरे साथ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और अभी IAS टीना डाबी जो टॉपर रही है, ऐसे नहीं बनता टॉपर, तो ज्ञान में किससे कम नहीं, उससे वो तिरंगा अभी जो है तिरंगे को सलामी देते, उससे एक मिस्टेक होगी तो उसकी जाति के आधार पर उसको जो है अपमानित करने के लिए पूरे सोशल मीडिया पर कैंपेन चला। आज भी जो हमारा IAS आदमी बन गया उसका खिलाफ आप वो करते हो, कैंपेन चलाते हो, और आप कह रहे हो आप जातिवादी नहीं हो। ये उन्हीं को दिक्कत हो रही है जो जातिवादी हैं या जन्म से अधिकार समझते हैं, जाति के आधार पर अपमान करना कमजोर वर्ग का, उनको दिक्कत हो रही है। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या अगर इसको वापसी होती है, ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर कि इसको वापस लिया जाए, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है, वापस लिया जाता है, चूंकि आप दलितों के मुद्दे उठाते रहे जोर शोर से, हमने देखा, क्या अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आजाद समाज पार्टी की क्या इस पर रणनीति होगी? क्या टेक होगा? हम तो इंतजार कर रहे हैं, सरकार पीछे तो हटे। हम तो आपसे कह रहे हैं सरकार पीछे हटे, तो ये पिछड़े और दलित आदिवासी वर्ग के लोगों को एहसास हो जाए कि वो तो सिर्फ इस आधार पे कि कल कानून का मिसयूज ना हो, इस आधार पे सरकार पीछे हट गई, तो सरकार किसकी पता लग जाएगा। सरकार किसके चला कौन रहा है, सरकार के जो है बैक में सरकार किसके संरक्षण के लिए लड़ रही, पता लग जाएगा। हम तो कह रहे हैं सरकार पीछे हट जाए। हमने कल भी कहा रहा था अपने लाइव में कि सरकार पीछे तो हटे, दलित पिछड़ों को एहसास तो हो, आदिवासियों को एहसास। और मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल तो दलित पिछड़े वर्ग के नेताओं के ऊपर खड़ा हुआ है कि क्या वो इतनी हिम्मत है कि वो अगर उनके
उनके बच्चों को जो उनका जो कल ब्रेन तैयार हो रहा है हायर इंस्टीट्यूशन में, उनके अधिकार, उनकी जो सुरक्षा के लिए अगर कोई उनके और पिछड़ों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बन रहा है और उस पर सरकार पीछे जाने का काम कर रही है, तो उनके नेताओं में हिम्मत है कि वो बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल तो आज दलित आदिवासी पिछड़े वर्ग के नेताओं के सामने खड़ा है कि वो बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे। जो नेतृत्व अपने समाज के लिए बोल नहीं सकता, क्या वो समाज का ईमानदार नेतृत्व हो सकता है? इसका भी जवाब आज दलित पिछड़े आदिवासी समाज के नेताओं को देना है। जिस तरह की चुप्पी उन्होंने रखी है, उसका जवाब वो नहीं दे पाएंगे आने वाली पीढ़ियों को, मेरी बात को याद रखना, और पढ़े लिखे समाज को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर, जो कि तफसील से यूजीसी गाइडलाइंस पर अपनी बात रख रहे थे। कैमरा पर्सन कमल देव के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।